तो कौन टेस्ट भेजा था मैंने सुबह ना, तो उसमें था जिनके जो भी डाउट्स हैं वो चैट में लिखो, टेस्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो शेड्यूल में था 47, 48, 49, है ना। तो 47 में जो भी क्वेश्चन नंबर आपको डाउट है टेस्ट नंबर 47 में, वो आप लोग बताइए। हाँ, 47 मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो भी सॉल्व करके आए, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करो, फिर डाउट पूछना, है ना। तो वन बाई वन सॉल्व करो। अभी आज 47 डिस्कस होगा, फिर 48, है ना। इसमें कितने 60 क्वेश्चन है टोटल, नहीं? अच्छा, तो 10, 15। अच्छा, तो 10 में क्या है? 10 कह रहा है कि सो द पीडीएफ ऑफ एक्स एफ एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो बताओ, देन अ सर्टेन लीनियर फंक्शन एक्स दैट, क्या है सी, इसमें ना सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। देखो आपके यहाँ कुछ दिख रहा होगा, यहाँ C2 दिख रहा है ना, विथ। तो C2 का मतलब क्या, C इज इक्वल टू होगा ये C। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है भाई, विशाखा, क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा, 10 है ना। सर C2 ही था वहाँ। ऐसा है, C2 तो नहीं होगा, कुछ तो होगा। C इज इक्वल टू, मेरे में काय स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा आपके में काई स्क्वायर दिख रहा है ना, वही तो। अच्छा, एक्स हैज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके ओके, हाँ काई स्क्वायर है ना। ये सिस्टम में प्रॉब्लम हो, अगर वैसा है तो इसमें प्रॉब्लम है, वरना काई स्क्वायर दिख रहा है ना। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछ रहा है कि क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो पीडीएफ निकाल, इसको सॉल्व करना होगा। डिफरेंशियल क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, देखो। तो कुछ नहीं, ये कुछ वैसा हो गया कि ऐसा है। सो यूनिट टेस्ट 47 क्वेश्चन नंबर 10। तो ये कह रहा है कि देखिए, डी एफ मतलब एफ डैश एक्स, एफ एक्स पीडीएफ है। तो एफ डैश एक्स अपॉन, है ना, तो ये एफ डैश एक्स है, लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही लिख देता हूं, इक्वल टू एफ एक्स इंटू ए माइनस एक्स अपॉन बी एक्स प्लस सी। तो क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले तो मुझे पीडीएफ निकालना है, फिर देखना है, मतलब इससे एफ एक्स निकालना है, फिर देखना है एफ एक्स जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। तो मतलब आपको काई स्क्वायर जो रैंडम वेरिएबल होता है उसके साथ कंपेयर करना है उसके पीडीएफ को। तो अभी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां से आ जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। एफ डैश को अभी तत्काल के लिए आप वाई भी लिख सकते हो चाहो तो, है ना। ये है, सो है ना, ये वैसे था ना डी अपॉन डी एक्स, सो ये कुछ ऐसा हो गया ना। ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ऐसा है। डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स था, तो मैं कह रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां हो जाएगा डी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। जैसे 12th क्लास में आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते, कुछ नहीं एक्स वाला है ना, तो अभी एफ एक्स कर देते हैं। एंड क्या होगा आगे, यहां हो जाएगा
ए माइनस एक्स बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, मतलब डी वाई, जैसे ये वैसे ही हो गया। एफ एक्स को आप चाहो तो इनिशियली वाई समझो, तो है ना डी वाई अपॉन वाई, ऐसा कुछ समझिए, ये लेफ्ट साइड जो है। तो अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करूं तो क्या होगा, आप लगाओ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां भी इंटीग्रेशन का साइन, यहां भी इंटीग्रेशन का साइन, ठीक। सो जो लेफ्ट साइड होगा, ये तो डी वाई अपॉन वाई है, तो 1/y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में क्या होता है, log y, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा log fx, है ना, ये तो इंटीग्रेशन हो गया ना, dy अपॉन वाई, मतलब 1/y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, सो 1/y dy, ये कुछ ऐसा है, 1/y dy, तो log y। अब यहां पे आप सिंप्लीफाई कीजिए, a माइनस एक्स बी एक्स प्लस सी, तो ये आप लोगों को लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको पहले आपको ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसमें कुछ कंडीशन तो दिया नहीं है ना, सो बस ऐसा ही था। सो हाँ, बस वो कंपेयर करना है, तो ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से x में समझो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, पीडीएफ है ना, तो पीडीएफ की वैल्यू काई स्क्वायर होगा, तो बता ही रखा काई स्क्वायर होगा, तो काई स्क्वायर में सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 पे 0 कर देंगे, ठीक है। 0 से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, ये समझिए 0 से x में इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेफिनेट अगर आप समझेंगे तो। बताओ इसको इंटीग्रेट करके बता पाओगे, एक तो मैं माइनस कॉमन लेता हूं न्यूमरेटर से पहले वाले में, तो यहाँ बनेगा x माइनस ए, यहाँ हम b कॉमन ले लेते हैं, सो -1/b बाहर कर लो, तो बचेगा x प्लस सी बाई बी, ऐसा है dx, ओके, सो ऐसा आ जाएगा। अभी इंटीग्रेशन यहाँ होना बाकी है, ठीक है, तो इक्वल ये रहे तो लेफ्ट साइड तो ठीक है, हमें मेनली इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या इसको ऐसा अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ऐसा कर सकते हैं क्या, 1, फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसको, जैसे पहले मैं सी बाई बी ऐड करूंगा, फिर सी बाई बी सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ऐड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस सी बाई बी प्लस ए एक्स प्लस सी बाई बी डी एक्स, ऐसा कुछ रहेगा जी, देख लीजिए नाउ, ओके। ये इंटीग्रेशन 0 से x में समझ लो आप, तो ये इधर log fx चल रहा है, ठीक, तो ये है। अब यहाँ इंटीग्रेशन है, तो -1/b चाहो तो बाहर रखो, 1 का इंटीग्रेशन x, और इसका होगा c अपॉन बी प्लस ए इंटू लॉग एक्स प्लस सी बाई बी, ये हो जाएगा। सो नाउ यहां तक ठीक है ना जी, अब पावर लगा दो, तो जब पावर लगाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ लॉग इधर भेज दो, है ना, लॉग को आप राइट चाहो तो ये पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं माइनस, ये हो गया log एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई बी प्लस बी से मल्टी, अच्छा बी तो डिवाइड में ही था ना, बी कॉमन लिया था हमने, हाँ ये चेक कर लो, एलसीएम लेके वही आएगा ना, एक्स माइनस ए अपॉन दिस, तो यहाँ से बी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर ए अपॉन बी, और log एक्स प्लस सी बाई बी, यही है। यहाँ तक ठीक है, अब आगे क्या करोगे, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ऐसे, तो है ना, चाहो तो प्लस सम c1, है ना, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, मैं तो वैसे 0 to x बोला था, x 0 to x करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, फिर f0 0 हो जाएगा, है ना, प्लस सम कांस्टेंट मान लो अभी के लिए, फॉर सुटेबल वैल्यू ऑफ c, उस तरह से कुछ होगा, तो कुछ भी सुटेबल ऐसा हो सकता है जिसके लिए पीडीएफ हो जाए, ये देखना होता है ना। तो एफ एक्स क्या आएगा, जब आप इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स बाई बी, एंड फिर e की पावर a प्लस बी, तो e की पावर ही रहेगी ये, और इनटू दिस, तो पावर को ऊपर पावर कर देंगे तो क्या होगा, e की पावर a प्लस बी, e की पावर a इंटू की पावर b, e की पावर दिस, ये ऊपर चला जाएगा, तो log e खत्म, तो ये फाइनली बनेगा x प्लस सी बाई बी इसकी पावर
सी अपॉन बी स्क्वायर कि ए प्लस बी। समझ पा रहे हो, लॉग इधर भेजा हमने, तो ई की पावर दिस और ई की पावर दिस, तो ई की पावर जो है ना, इसको तो ये तो बाहर है ना, तो लॉग में जो कोएफिशिएंट होता है उसको आप पावर बना सकते हैं, तो पैसा पावर बना दो, और लॉग ई बनेगा ई की पावर लॉग ई ऑफ लॉग एक्स, एक्स होता है, लॉग ऑफ ई एक्स, एक्स होता है, तो ई की पावर लॉग एक्स, एक्स है, और लॉग ऑफ ई की पावर एक्स, एक्स है, ठीक। तो ये बनेगा। अब इसको बताओ जो भी है, प्लस साथ में ये भी कुछ है, ई की पावर C1 टाइप का, ये सुटेबल कांस्टेंट होगा जो इसको पीडीएफ बनने में हेल्प करेगा। अभी जरूर नहीं पीडीएफ हो, तो ये कांस्टेंट मैंने मतलब अभी मैंने डेफिनेट ना करके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, पहले मैं सोच रहा था डेफिनेट करता हूं, फिर इनडेफिनेट में हमने सॉल्व किया इसको इनडेफिनेट करके, ठीक है, मतलब बिना लिमिट के डायरेक्टली, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिए। अब ये सी इज अ सुटेबल कांस्टेंट जिसके लिए पीडीएफ हो जाए, तो हमें मेनली तो काई स्क्वायर से कंपेयर करना है ना। तो काई स्क्वायर में क्या होता है, अगर आपको याद हो कि जैसे x हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n, तो इसका पीडीएफ किसी को याद है, जरा बताइए। काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका पीडीएफ क्या होगा? 1/2 की पावर n/2 गामा n/2 ऊपर का स्क्वायर की पावर n/2 -1 और e रेज टू पावर माइनस का स्क्वायर बाय 2। ठीक है जी, बाकी लो देख लो। तो ओके अब इसको कंपेयर करो मेनली, हाँ ठीक है। तो अभी के लिए अब सोचो कि क्या होगा, क्वेश्चन ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो हमें n चाहिए। तो मेनली बाकी तुम टेंशन मत लो, बस तुम्हें ये देखना है कि जो x वाला टर्म है इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, नहीं x प्लस सी बाई बी है, तो इसको हम कुछ मान ले कि, क्योंकि वहां x की जगह x प्लस सी बाई बी है, तो इसको y ऐसा कुछ मानना पड़ेगा या उसको ब्रेक करना पड़ेगा। सो मेनली जो मुझे लग रहा है यहां से क्या होगा, इस पावर को अगर मैं इस पावर के इक्वल कर दूं, इसको ना एक नया वेरिएबल नाम देके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, तो फिर भी इसको y अगर मान लेंगे तो वैसा ये बस थोड़ा सा ट्रंकेटेड टाइप का लग रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कह रहा हूँ पावर पावर बस इसका कंपेयर कर लो x की पावर, क्योंकि x वाला ये अकेला ही टर्म है, बाकी तो e का टर्म है। तो कहने का मतलब ये है जो भी आंसर हो ये हो सकता है n/2 -1 के इक्वल। तो यहां से क्या होगा, यहां से जो वैल्यू n की आ जाएगी वो आ जाएगी, पहले 1 ऐड होगा तो 2 टाइम 1 प्लस a बाई बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर। तो इस टाइप का आएगा जहां पे ए बी कोई सुटेबल वैल्यू लेगा, है ना। तो ऐसा कुछ जो भी पूछना चाह रहा है तो समहाउ फिट करेंगे उस पर हम, तो ये कुछ बनना चाहिए। तो ऑप्शंस में क्या क्या उस पर देखते हैं जरा, तो समझ आएगा। तो n इंटू कर रखा है, अच्छा n इंटू 2 प्लस ए बाई बी प्लस सी स्क्वायर बाई बी, तो ऐसा कुछ हमारा आया है, लेकिन n नहीं है ना वहाँ पे, 2 है। हमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए ना, तो हमें तो n चाहिए, n डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओ तुम्हें लग रहा है n की जगह 2 कर रखा है उसने, देख लो एक बारी। सो टाइपिंग में गलती लग रहा है, 2 टाइम, जैसे मान लो यहाँ 2 और n मुझे लगता है गलती से इंटरचेंज हो गया है, देख लो ए ऑप्शन में, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी है ना, हाँ 2 इंटू 1 प्लस ए बाई बी सी बाई बी स्क्वायर। तो हमने पावर कंपेयर कर लिया वैसे डायरेक्टली, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। तो एक बार चलो एक साथ दोनों ओपन कर देता हूँ तो देखने में आसानी होगी। तो अभी के लिए देखिए किसके साथ मैच करेगा, आई थिंक सी वाले, एन को अगर 2 रख देंगे बाहर ऑप्शन में, है ना, तो ये आ जाएगा, यस यस, एन की जगह 2 रख देंगे तो इसके साथ ही मैच करेगा। तो ये सी ऑप्शन होने चाहिए करेक्ट। 2 टाइम, तो एन की जगह 2 कर देंगे ऑप्शन में। सो ऑप्शंस में जो एन है ना उसको 2, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम ही चाहिए, और एन तो कहीं क्वेश्चन में था ही नहीं, या होगा एन इज इक्वल टू उस टाइप का हो सकता है, या एन मुझे लगता है एन की जगह 2 है, तो ऑप्शंस में एन की जगह 2 है, ठीक है, एन की जगह 2 करवा देता हूं तो आ जाएगा। सो सर वो सी बाय बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बाय बी जो चेंज है वो भी है, अच्छा एक मिनट, बी तो ओ एक में बी स्क्वायर है एक में बी है, वहां सी स्क्वायर है, अच्छा तो गड़बड़ है, क्योंकि कंपेयर हमने किया है, हमने क्या किया पावर पावर, कहीं बस ये कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया इंटीग्रेशन में, देख लो हमने बस क्या किया, पहले बी कॉमन ले लिया और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। तो हाँ वो तो बनना वैसे ही था,
क्योंकि यहाँ बी बी स्क्वायर कहाँ से आया, बी और बी स्क्वायर, वो बी मल्टीप्लाई हुआ था। हाँ नहीं बी वो मतलब था ऑप्शन में, तो उनको मैं करेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ ये चेंज कर देंगे। चलो ठीक है, इसमें करेक्शन है, इस क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, तो नेक्स्ट 15, 15 में जो है 15 जो क्वेश्चन आपको कह रहा है, एक्स नॉट बी द इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, ऐसा बोल रहा है। एंड एक तो यहाँ इसमें प्रॉब्लम वहां देख लेना क्या, एक्स नॉट बी द इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, हाँ तो क्या करना चाह रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है। अच्छा तो एक्स नॉट जो है इंटीजर वैल्यूड है, तो ये डी जनरेट हो गया ना, क्योंकि एक्स नॉट बराबर 0 पे 1 प्रोबेबिलिटी है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द आईआईडी सीक्वेंस, एक नया सीक्वेंस है Z1 Z2 Zn एंड सो ऑन, कैन टेक वैल्यू -1 एंड 1, इसकी वैल्यू या तो -1 होगी या 1 होगी। तो Zn -1 होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 एंड Zn को 1 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/5, ये होगा। नाउ सो -1 और यहाँ 1 3/5, तो पूछ क्या रहा है, लेट एक्स एन जो है एक्स एन -1 प्लस जेड एन है, देन बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x5 बराबर -1 गिवन x2 बराबर 0। ओके तो आपको ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक्स एन जो है एक्स एन -1 प्लस जेड एन है, ये ना, एक्स एन जो है एक्स एन -1 प्लस जेड एन है, सो एक्स एन -1 प्लस जेड एन। तो बताओ कि तो इसका क्या मतलब है, इसको अगर फ्रिक्वेंटली इसी को अगर अप्लाई करते रहो तो होगा क्या, एक टाइम पे जेड तो फिक्स रहेगा, चेंज कहाँ आएगी। जैसे कहने का मतलब ये है कि x1 क्या आएगा यहाँ से x0 प्लस Z1, x2 क्या आएगा x1 प्लस Z2, इस तरह से। अच्छा और x1 हो जाएगा x0 प्लस Z1, है ना, x1 की वैल्यू यहाँ से अगर रख दो तो क्या हो जाएगा, ये x2 की वैल्यू आएगी x0 प्लस Z1 प्लस Z2, एक पैटर्न समझो। तो यहाँ से ये बन जाएगा, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा हमसे पूछा क्या, लिख लेता हूँ फिर हम सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x5 इज -1, x5 इज -1 गिवन x2 इज 0, यही है, ठीक है। चलो तो इसको जरा इधर सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी तो निकालना है ना, तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए।
समझो ये सब इंफॉर्मेशन है, तो मुझे ये वाला क्वांटिटी चाहिए। सो यहां से अगर आप समझेंगे ना, जैसे एक्स एन माइनस वन की वैल्यू यहीं से लिखूंगा, इसी इक्वेशन से एक्स रिकर्सिव इक्वेशन यूज करेंगे। सो एक्स एन माइनस वन इसी रिकर्सिव इक्वेशन लिखेंगे, सो होगा एक्स एन माइनस टू प्लस जेड एन माइनस वन, और पहले से है जेड एन, और ये फर्दर खोलते जाओगे तो लास्ट में बनेगा एक्स नॉट, फिर आएगा एक्स नॉट के बाद मैं लिख रहा हूं ना, तो क्या क्या बनेगा, ये ऑर्डर में रहेगा, ठीक है ना। तो एक्स नॉट है, फिर जेड वन प्लस जेड टू अप टू जेड एन, ये बन जाएगा एक्स एन। देखिए तो इनडायरेक्टली जो एक्स एन है ना, वो मैंने एक्सप्लिसिटली खोल लिया, वो आ जाएगा एक्स नॉट प्लस जेड वन प्लस जेड टू अप टू जेड एन, ये आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज यू फाइंड दिस क्वांटिटी। तो x5 का क्या मतलब है कि x नॉट z1 से लेके z5 तक, और x2 का क्या मतलब है x नॉट फिर z1 प्लस z2, ऐसा आ जाएगा। तो नाउ है जी, देख लो तो क्या कहना चाह रहा है, समझो। ये जो अगर मैं इंटरसेक्शन लगा दूं, सॉल्व कर लो, इसे इजीली हो जाना चाहिए। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 प्लस z5, ठीक है, ये आपके पास है, तो इसको पुट कर लो इसमें। और हमें बता रखा है x नॉट तो जीरो ही है, ये x नॉट बराबर जीरो होने की प्रोबेबिलिटी 1 थी, इसका मतलब है x नॉट डीजेनरेट है जीरो पे, तो x नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू जीरो है, तो x नॉट को एग्जैक्टली जीरो रख सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये हो गया, फिर तो एक्स नॉट जीरो ही हो गया, तो z1 से zn तक, तो इनडायरेक्टली जो xn है ना, वो z1 से लेके zn तक है, ठीक, ये है एक्चुअली। और zi की वैल्यू या तो -1 होगी या 1 होगी, है ना, या तो -1 या 1, इस तरह से। तो देखो बस आपको सुटेबल वैल्यूज चुनना है। और zi क्या है, IID था ना, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो zi's हैं, IID सीक्वेंस ZN है, ठीक है। तो हो जाएगा, इसको देख के चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो नाउ फिर 2/5 -1 है 2/5 प्लस 1 पे 3/5, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये डेटा है, देखो इसको मैं खोलता हूँ। सो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया कि प्रोबेबिलिटी Z1 से लेके Z5 तक -1 होना चाहिए, गिवन है Z1 प्लस Z2 की वैल्यू 0 है, ठीक, यहां तक ओके है। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं इंटरसेक्शन से, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटी Z1 से लेके Z5 इज इक्वल टू -1 इंटरसेक्शन Z1 प्लस Z2 इज 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी Z1 प्लस Z2 इज 0, यही है। नाउ इसका जब इंटरसेक्शन लोगे Z1 प्लस Z2 को 0 कर दो यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा Z3 प्लस Z4 प्लस Z5 इज इक्वल टू -1, इसको यहाँ इंटरसेक्शन लेना था ना, ये 0 कर दिया, और यहाँ रहेगा Z1 प्लस Z2 बराबर 0, और Z1 Z2 Z3 इंडिपेंडेंट है, और यहाँ हो गया प्रोबेबिलिटी Z1 प्लस Z2 बराबर 0। अब ये Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 तो IID है ना, तो इंडिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे, जब इंडिपेंडेंट है सो A इंटरसेक्शन B कैन बी रिटन PA इंटू PB। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ Z3 प्लस Z4 प्लस Z5 इज इक्वल टू -1 इंटू Z1 प्लस Z2 इज 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी Z1 प्लस Z2 इज 0। सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको सिर्फ निकालना है Z3 प्लस Z4 प्लस Z5 इज इक्वल टू -1, ये है। वो ऐसे भी यहाँ भी कर सकते थे, गिवन था ना, तो यहीं पुट कर देते, तुम इतना नहीं भी करते ना, सो यहाँ भी। हाँ सर, ऊपर वो इंटरसेक्शन के बाद वो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल रहेगा। 0 पुट करके, हाँ तो पुट कर दिया, तो इसमें पुट किया ना, तो ये रिड्यूस हुआ, वो क्यों नहीं रहेगा, तो वो तो रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा, ठीक है ना। यहाँ कोई ऐसा नहीं बोल रहा है सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल कब होता है, जब ए सबसेट होता है बी का, ऐसा तो सबसेट तो नहीं है ना, वो हमने यूज कर लिया कंडीशन। जैसे कहीं x1 बराबर 1
x1 प्लस x2 बराबर 2 है, तो x1 की वैल्यू जो 1 रख देंगे तो दोनों रहेगी, x1 भी रहेगी x2 भी रहेगी, तभी तो अलग अलग सॉल्व कर पाएंगे। सो रहेगी वो। अब फाइनली ये निकाल लो। कहने का मतलब इतना नहीं करते ना तो यहां से भी हो जाता कि जैसे इसने गिवन है ना यहाँ पे कि ये गिवन है z1 प्लस z2, यहां पे रख दोगे z1 प्लस z2 को 0, तो बचेगा z3 प्लस z4 प्लस z5 माइनस 1, और z3 z4 z5 इंडिपेंडेंट है z1 z2 से, तो गायब हो जाएगा। तो इतना करने का मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आपको फाइंड करना है इनडायरेक्टली z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू -1। अब फेवरेबल केसेस ढूंढो। z1 z2 z3 या तो 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। अब सोचो कि तीनों का सम -1 कब आ सकता है। z1 या तो 1 लोगे या -1 लोगे, z2 1 लोगे या -1 लोगे, z3 1 लोगे या -1 लोगे, तो क्या हो सकता है बताओ। 2 की वैल्यूज -1 और 1 +1। सो जैसे इनमें से कोई दो जो होगा उसको लेना पड़ेगा आपको -1 किसी 2 को, और तीसरे वाले को 1 लेना पड़ेगा, तभी हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे अभी के लिए z1 को ले लेते हैं -1, z2 को ले लेते हैं -1 और z3 को ले लेते हैं 1, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी। अब ऐसे कितने पॉसिबल केसेस हैं, ये तो एक लिखा मैंने, अब क्या कर सकते हैं, कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे ऐसा, 3। है ना। सो ये कुछ ऐसा होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 एक जैसा है 2 फैक्टोरियल, याद है ना। परमुटेशन ऑफ k ऑब्जेक्ट व्हेन r ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ, परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट व्हेन r ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। तो यहां से जो आप कह रहे हैं सही है, वही 3 केस, तो ये सिंप्लीफाई को वही आएगा 3 6/2 3 आएगा जो आप कह रहे हैं। अब इसकी ये तो इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर लो, तो यहां से आ गया 3 और प्रोबेबिलिटी z1 बराबर -1, तो -1 था आई थिंक 2/5, -1 था 2/5, 1 था 3/5, तो कितना हो गया 3 36 और 5/5 125, तो ये आंसर है 36/125 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जिनको डाउट है पूछिए। आगे सर इजी था। ठीक है ना, ओके। बस और एक वो मतलब कैलकुलेशंस हैं तो वो लिखने पड़ेंगे, बस यही है ना 1 by 1। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं 26। तो जो 26 है कि x1 x2 xn be IID continuous distribution which is symmetric about 0, तो ये लिखा हुआ है -x1 एंड x1 are identically distributed, ये ऐसा लिखा हुआ है कि -1 और x1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज दैट e ऑफ मॉड x1 2 है और कोवेरियंस बिटवीन y एंड z आपको फाइंड करना है। अच्छा, तो ये तो जो 1 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इंडिकेटर फंक्शन। सो ये मैं समझा देता हूं। सो तो हमें ये बता रखा है कि जो -x1 है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड x1 के, मतलब सिमेट्रिक अबाउट 0 है, तो मीन 0 होगा। इससे ये समझ आता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे k प्लस एक्स और k माइनस एक्स अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट k। यहाँ k 0 है, 0 प्लस x1 एंड 0 माइनस x1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिमेट्रिक अबाउट 0। देन 0 इज मीन एंड मीडियन, तो कॉन्टिन्यूअस है और k के अबाउट सिमेट्रिक है, देन k मस्ट बी मीन और मीडियन, मीन एंड मीडियन, है ना, इफ दे एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब e ऑफ x1 जो है वो 0 है, जो भी है लेकिन मीन 0 है उसका। लेकिन आपको मॉड बता रखा है कि e ऑफ मॉड x1 जो है वो 2 है, x1 का मॉड 0 है लेकिन मॉड x1 जो है वो 2 है एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसा कोई रैंडम नंबर बता सकते हो एग्जांपल जो सेटिस्फाई कर रहा हो इसको। अच्छा, यहां पर ये समझ लो, ये 1 जो लिखा हुआ है ना 1 xi मोर देन 0, ये क्या होता है, तो ये 1 इंडिकेटर फंक्शन, कई जगह 1 कई जगह i लिखा होगा, कुछ जगह 1 कुछ जगह i। इसका मतलब होता है कि जैसे 1 होगा जब xi मोर देन 0 है एंड 0 होगा जब xi लेस देन इक्वल टू 0 है, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है कि 1 when xi more than 0 and 0 when xi less than equal to 0।
ओके, तो ये मतलब है। तो यहां क्या बोलना चाह रहा है कि जब xi मोर देन 0 है, तो समझो हमने कहा मीन 0 है, मीडियन भी 0 है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है xi मोर देन 0 होने की, कोई बता सकता है? अगर मीन या मीडियन 0 है तो xi मोर देन 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2, क्योंकि है ना मीडियन क्या होता है, CDF हाफ होता है, तो लेस देन हाफ, मोर देन प्रोबेबिलिटी हाफ, तो x लेस देन 0 हाफ, मोर देन 0 हाफ। तो ये इनडायरेक्टली समझोगे ना, तो ये जो लिख रखा है ये इसको क्या बोलते हैं, बर्नौली रैंडम वेरिएबल है ये। और बर्नौली का सम क्या होता है, तो जैसे ये जो लिख रखा है 1 ही लिखना, 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 ओवर xi मोर देन 0, i फ्रॉम 1 to n, तो ये है बर्नौली रैंडम वेरिएबल। तो इसका सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बाइनोमियल। तो ये होगा बाइनोमियल, और यहां कितना लिया, 1 से n तक का सम, x1 x2 इस तरह से। सो बाइनोमियल n कॉमा और p कितना है, 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी xi मोर देन 0 होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है विथ प्रोबेबिलिटी हाफ। तो समेसन बाइनोमियल हो गया। तो ये जो आपका z है वो बाइनोमियल है, और y समेसन xi है। अच्छा, और y जो है वो डायरेक्टली समेसन xi है, i समेसन xi है ना, y समेसन xi, और ये z था, दिस वाज z। सो z का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल n हाफ है, y जो है समेसन xi है। xi का ऐसे एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, लेकिन पूछ क्या रहा आपसे अब, व्हाट इज द कोवेरियंस बिटवीन दीज टू, पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का कोवेरियंस बताओ क्या होगा। है ना, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज कोवेरियंस बिटवीन दीज टू रैंडम वेरिएबल। तो ऐसा समझ सकते हैं, जेड बराबर भी ऐसा लिख सकते हैं, जेड बराबर, इसका नाम मैं अगर जेड आई रख दूं, ये मान लो जेड आई है, तो जेड बराबर समेसन जेड आई टाइप का है, ठीक है, जेड बराबर जेड आई है, समेसन जेड आई, जहां जेड आई बर्नौली था। अब इसमें अगर कोवेरियंस लगा दे हम तो क्या होगा, चलिए लगाते हैं। सो अप्लाई कोवेरियंस ओवर बोथ। देखो, सो मैं अगले स्टेप में इसको सॉल्व करता हूं, मुझे कोवेरियंस ही चाहिए ना। तो आगे जो स्टेप है, हमें चाहिए कोवेरियंस बिटवीन y एंड z, या z एंड y जो भी है ना। तो इसका मतलब है कोवेरियंस बिटवीन समेसन xi एंड समेसन zi। zi में क्या इन्वॉल्व है, zi जिसका मैंने नाम दिया है ना, जिसका नाम हमने zi रखा है यहाँ पे। सो zi रखा है ना, ये हो गया। ये z है टोटल, है ना। तो zi जो है उसमें क्या इन्वॉल्व है, xi, तो z1 में x1 होगा, z2 में x2 होगा, z3 में x3 होगा, ऐसे यहां भी है। तो होगा क्या, x1 x2 इंडिपेंडेंट है। तो जब आप कोवेरियंस लिखोगे तो यहां क्या होगा, जैसे ये है, समझिए आप, कोवेरियंस x1 से लेके xn तक, ये है z1 से लेके zn तक। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कोवेरियंस में तो वैसे ही नॉर्मल लिनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि x1 z1 का कोवेरियंस, x1 z2 का, तो x1 z2 का कोवेरियंस 0 होगा, x1 z3 का कोवेरियंस 0 होगा, x1 z4 का कोवेरियंस 0 होगा। सिर्फ x1 z1 का कोवेरियंस 0 हो सकता है, सॉरी नॉन जीरो हो सकता है, बिकॉज z1 विल डिपेंड ऑन x1, तो x1 x1, बाकी z2 विल डिपेंड ऑन x2, या z2 इज इन मतलब z2 किसके रेस्पेक्ट में है, x2 के रेस्पेक्ट में है, x1 x2 इंडिपेंडेंट है, ऑलरेडी बता रखा है। तो वो तो कहने का मतलब ये हो गया, कितना लिखने के बजाय समेसन ये आ जाएगा कोवेरियंस xi zi, ये बचेगा एट द एंड, मतलब x1 z1 प्लस कोवेरियंस x2 z2 प्लस एंड सो ऑन कोवेरियंस xn zn, ये बचेगा। नाउ आपको ये निकालना है बस, और चूंकि xi IID है और zi भी IID है, तो इनडायरेक्टली n टाइम कोवेरियंस x1 z1, ये हो गया। अब मतलब है ना, सब n टर्म्स हैं, और n टर्म का सेम आंसर होगा, तो मैंने n टाइम कर दिया, एक पहला टर्म लिख दिया, n टाइम द फर्स्ट टर्म। अब ये निकालना है मेन है, तो यहां से n, ये हो गया एक्सपेक्टेशन x1 z1 माइनस ex1 ez1, ठीक। अब जो
ex1 तो पहले क्वेश्चन में ही जीरो दे रखा है क्योंकि x1 इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, तो ex1 तो ऑलरेडी जीरो, तो जीरो हो गया। तो बचा हमें ये निकालना x इंटू ई ऑफ x1 इंटू z1, और z1 है इंडिकेटर फंक्शन ओवर xi मोर देन जीरो, मतलब x1 मोर देन जीरो, ये है ऐसा। अब x1 तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और जो z1 है वो डिस्क्रीट है क्योंकि z1 तो बर्नौली है एक्चुअली, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अब दो केस में इसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। इसको टोटल एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू इंडिकेटर फंक्शन या 1 लिख सकते हो ओवर x1 मोर देन जीरो। सो क्या आएगा इसका एक्सपेक्टेशन आपके हिसाब से? सो ये इट इज समथिंग लाइक जो होगा, देखो ध्यान से, एन टाइम ये x1 तो कॉन्टिन्यूअस है ना, हाँ सर। सो x1 इंटू pdf ऑफ x1 dx1, और यहाँ x1 क्या दे रखा है क्योंकि लेस है ना ये जीरो से इन्फिनिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, और इसको आप क्या बोलेंगे, जीरो से इन्फिनिटी में है लेकिन, सो 1/2 कैसे? सिमेट्रिक था ना। हाँ सिमेट्रिक तो एफ वो है, x1 का pdf सिमेट्रिक है, तो ये से तो जीरो आ जाएगा। इसमें आंसर क्या दे रखा है, एक मिनट रुको, यहाँ पे है ना आंसर तो इन्होंने इन लगाए हैं ना, तो अभी देखो क्या होता है आगे। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो अभी के लिए इसका आंसर अभी के लिए कुछ है, लेट से इसको इंटीग्रल आई बोल देते हैं, ठीक, जैसे लिखा था ना कि दिस इज, तो इसका मतलब ये भी होता है कि pdf ऑफ x एट माइनस x1 विल बी इक्वल टू pdf ऑफ x एट x1, ऐसा भी होगा, ये है। तो मैं क्या करता हूं, एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं इसमें, हम लोग क्या करते हैं x1 की जगह माइनस x1 रखते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, या आप समझिए y बराबर माइनस x1 रख दीजिए। तो ये इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट होगा, एन टाइम मैं x1 को माइनस x1 रखता हूं, तो fx एट माइनस x1 तो fx1 ही रहेगा, यहां बस माइनस x1 होगा और यहां माइनस x1 होगा, तो एक माइनस बाहर आएगा, एक यहां माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इनफिनिटी जीरो। जीरो है तो जीरो, और जीरो से माइनस इन्फिनिटी, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, जब मतलब लिमिट चेंज करेंगे माइनस इन्फिनिटी से जीरो कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी जीरो करेंगे तो एक साइन क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा तो अब यहां से कुछ मिलेगा, dx1, अभी माइनस इन्फिनिटी जीरो है और जीरो से इन्फिनिटी है, ऐड तो नहीं कर पाएंगे ना, अगर ऐड करते तो वो जीरो ही हो जाएगा उधर, तो हमें इसका सम निकालना है कि सम कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो बराबर एन आ जाएगा। ओ सर वो माइनस साइन कहाँ से आया? लिमिट को चेंज किया, जीरो से माइनस इन्फिनिटी हो जाता ना वो, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो कर दिया। सब्स्टिट्यूट तो हम कर ही रहे हैं ना, लाइक उधर x1 और dx1 वहाँ पे। हाँ तो लिमिट चेंज होगी कि नहीं, इसलिए इन्होंने वन लिखा है ना, क्योंकि ex तो जीरो है। अच्छा ex जीरो है ना, दिक्कत ये है, तो ex जीरो है, तो प्रोबेबिलिटी ये कहीं ना एक्सपेक्टेशन है, या इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं वैसा लिख देता हूं, तो देखो क्या होगा, इसको मैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूले में ब्रेक करके देखता हूं। तो दो ऑप्शन है ना, यहाँ पे हो सकता है कि n तो बाहर रहेगा, n बाहर रखो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन जीरो एंड e ऑफ x1, अब जब गिवन यहां लिखेंगे x1 मोर देन जीरो, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, मतलब आप समझिए थोड़ा टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं, या तो ऐसा समझो आप कि दो केस है ना, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 और यहां हो जाएगा i x1 मोर देन जीरो, प्लस दूसरा पार्ट जो होगा यहां से आएगा प्रोबेबिलिटी
x1 लेस देन 0 इंटू E1 E2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू आई x1 मोर देन 0, ये आ जाएगा। ठीक, नाउ सो आई क्या आएगी, अब सिंप्लीफाई कर लो इसको। अब तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है n, और ये तो हाफ हो जाएगी ना, और यहां पे जब xi मोर देन 0 दे रखा है तो उस केस में i तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये तो डिजेनरेट है, सॉरी बर्नौली है, तो 1 या -1 तो 1 हो जाएगी। तो ये तो सिंपल आएगा e ऑफ x1 इंटू x1 मोर गिवन x1 मोर देन 0। अच्छा, तो फिर तो वहीं पे आ गए जहां था, ओ x1 गिवन x1 मोर देन 0 और प्लस वापस वहीं आ गए, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो मेन हाउ टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 होगा व्हेन x1 मोर देन 0। लेकिन हमें एक कंडीशन, उसको हमने यूज नहीं किया, हमें दिया था e ऑफ मॉड x1 इज 2, इसको हमने यूज किया है कहीं, नहीं यूज किया है। ओके, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन मॉड x, हाँ तो जो हम पहले कर रहे थे ना उसमें हम मॉड लगाए काम चला सकते हैं। एग्जैक्ट देखो, मॉड x इंटू एफ एक्स डी एक्स इज 2, इसको हमने यूज नहीं किया, तो ये कंडीशन यूज नहीं हुआ है, तो उससे हो जाएगा जो शुरू में कर रहे थे, क्योंकि ये भी तो इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन में कि e ऑफ मॉड x जो है वो मॉड x1 2 है, तो यूज नहीं किया ना हमने, तो इसको समझते हैं जरा। तो ठीक है, तो मॉड x1 पे अगर आएंगे हम, हाँ सो वो मॉड x1 ही बन रहा था जो हम शुरू में कर रहे थे ना, तो जो आई किया था उससे हो जाएगा, वो मॉड दोनों मिला के ना मॉड x1 ही बन रहा था। आप जरा समझो कि मैं इसको अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, जहाँ तक पहुँचे थे वापस वहीं पे आते, इससे लंबा हो गया तो उससे आ जाएगा। अभी हमारे पास ये है, ये तो 0 हो गया था, तो एन टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू z1 है, z1 इज इंडिकेटर फंक्शन x1 मोर देन 0, ये है मेरे पास इसका एक्सपेक्टेशन। तो हमने जब इसको खोला था तो ये बना था n बाहर है 0 से इन्फिनिटी x1 इंटू पी डी एफ एट x1 dx1, ऐसा है। मैंने कहा x को -x रख दो, तो यहां तो x पॉजिटिव है तो इसको हम मॉड x लिख सकते हैं, अगर x पॉजिटिव है तो x को तो मॉड x भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे केस में यहां भी रहने दो, मैं जब उस समय अभी जब मैंने माइनस रखा था तो क्या हुआ था बताओ, जब हमने माइनस रखा था तो एन टाइम ये ऐसा बना था -x1 एफ एक्स एट x1 dx1, मतलब हमने x1 को -x1 से रिप्लेस किया, या अगर वैसे दिक्कत हो तो आप समझो कि y बराबर -x1 लिया, तो ये y में ऐसा आएगा -y एफ एक्स एट -y, तो -y क्योंकि सिमेट्रिक है तो ये आ जाएगा। अब y को x1 रख दो तो ये आ जाएगा। अब क्या है ना, मैं बोल रहा हूँ x1 यहाँ 0 से इन्फिनिटी है तो x1 कैन बी रिटन मॉड x1, यहाँ x1 माइनस इन्फिनिटी से 0 है, नेगेटिव है, तो दिस -x1 कैन बी रिटन एज मॉड x1, क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो मॉड x क्या होता है -x। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो नाउ यू गॉट द आंसर। सो लेफ्ट साइड होगा 2i, ऐड बोथ इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड कर लो, तो लेफ्ट साइड 2i और राइट साइड n, अब ये हो जाएगा -इन्फिनिटी 0, 0 से इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी मॉड x इंटू PDF ऑफ एफ एक्स dx1, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू n e ऑफ मॉड x1, और ये 2 दे रखा है 2i इज इक्वल टू 2n, तो i इज इक्वल टू n, दिस इज द आंसर जो आपको चाहिए था। सो ये है, तो इसका यूज हम नहीं कर रहे थे शुरू में, इसलिए समझ नहीं क्या करे, तो हो गया बस। पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन दोनों को ऐड कर लेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 26 के बाद है 48। सो 48 जो कह रहा है कि xy be the continuous random variable having joint distribution which is uniform over square which has corners 2 2, तो ग्राफ बना लो हो जाएगा। देन क्या प्रोबेबिलिटी है मॉड y मोर देन मॉड x प्लस 1, तो ये तो इजी सा लग रहा है, बस थोड़े ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो अभी ग्राफ बनाएंगे 48,
तो एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस है और बोल रहा है कि जो सपोर्ट है वो क्या है, यूनिफॉर्म ओवर स्क्वायर, तो 2 2, तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ है। सो तो यहां से आ जाएगा 2 2 और यहां से अगला हो जाएगा -2 2, ये पॉइंट है। और ऐसे ही ये पॉइंट होगा -2 और अगला ये पॉइंट है 2 -2। तो इसको जब आप ज्वाइन करेंगे ये आ जाएगा। तो ये स्क्वायर का एरिया कितना है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर, इसका एरिया कितना है, 16। हाँ साइड लेंथ 4 है तो 4 स्क्वायर 16। तो जो ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा इसमें, सो व्हाट विल बी द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, सो 1 एरिया जी 1/16, सो 1 एरिया हो जाएगा आपका। और यहाँ पे जो x है वो x की वैल्यू -2 से 2 एंड y की वैल्यू -2 से 2, जीरो अदरवाइज। ये हो गया। अब आप ग्राफ बनाइए, आपसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मॉड y है, ऐसा कुछ पूछा है कि मॉड y मोर देन मॉड x प्लस 1, सो मॉड y मोर देन मॉड x प्लस 1। तो ग्राफ बना के, ये तो यूनिफॉर्म है ना, तो एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ टोटल एरिया, तो इसका बस ग्राफ बनाना है। बताइए कौन सा रीजन होगा। तो हमारा जब खोज इसको ओपन करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एंड x दोनों पॉजिटिव होता है, तो ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू x, नहीं हमें चाहिए y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो हमें चाहिए ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब मैं मानता हूँ x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो ये y मोर देन x प्लस 1, तो पहले y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ बनाते हैं। तो 1 यहाँ है, तो y इज इक्वल टू x है, तो x प्लस 1 करेंगे तो ऐसे जाएगा y बराबर x प्लस 1, तो ये भी आई थिंक 1 पे कटेगी, है ना, ये 1 है और ये भी 1 है, मतलब ये हो गया y एक्सिस पे 0,1 पॉइंट और ये 1,2 पॉइंट है, x1 y2। देखिए सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, 0 1 0 1 1 2, हाँ ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट से पास कर रही है। अब आपको समझना है कि ये जो रीजन है ये किधर है, ये वाला पार्ट आएगा ये वाला है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं अभी जस्ट। सो आप कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो, 2 2 ले लेते हैं, तो y को 2 x को 2, तो 2 मोर देन 3 फॉल्स, तो इधर तो नहीं है, इधर ही जाएगा, तो ये वाला रेड जो है वो आ गया। तो इसका एरिया निकाल के डिवाइड करना है, तो ये पार्ट आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ग्राफ बनेगी y मोर देन -x प्लस 1, ये आ जाएगा। और नाउ इससे क्या आएगा, x प्लस y इक्वल्स हम्म, हाँ सर हो जाएगा। तो ऐसे कर ग्राफ बना के रीजन सेलेक्ट करके एरिया जो सेलेक्ट होगा उसको डिवाइड कर देना है 16 से, ये हो गया, तो आ जाएगा। ठीक है, और क्या कुछ बचा है इसमें, तो ये टेस्ट नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे थे 47। तो 47 में कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कल 48 फिर 49 डिस्कस होगा, है ना। तो अभी अगर डाउट नहीं थे स्टॉप करते हैं, चलो थैंक यू। 48 करके आओ कल।